हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारा चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 के लेसन नंबर 1 जो कि हमारा मैथमेटिकल लॉजिक, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के पहले के पूरे बेसिक्स देखने वाले हैं। और गाइज ये बात याद रखिए, ये बेसिक्स सिर्फ 1.3 पे ही नहीं, इसके बाद के जितने भी एक्सरसाइजेस है उन सब में ये काम में आने वाला है। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज आज के लेक्चर में जैसे कि हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स के बारे में सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए बेसिक्स में क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास है क्वांटिफायर। अभी क्वांटिफायर क्या होता है, तो क्वांटिफायर के बारे में क्या बोले, क्वांटिफायर आर द सिंबल यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ वर्ड और फ्रेज। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले, क्वांटिफायर जो है वो एक सिंबल है जो कि हमारा डिनोट किया जाता है किसी ग्रुप ऑफ वर्ड या फ्रेज को हम लोग डिनोट करने के लिए, मतलब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड या फ्रेज को डिनोट करने के लिए हम लोग क्वांटिफायर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो क्या होता है, हम लोग एग्जांपल में पूरे अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्वांटिफायर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला क्वांटिफायर जो कि हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा क्वांटिफायर जिसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है। अब देखिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है उसका सिंबल हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ये हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या है, यहाँ पे देखिए अ सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ। अब ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल वैल्यू ऑफ या फिर फॉर ऑल भी कहते हैं। तो ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है ऑल वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे देखिए यूज कैसे होते हैं हम लोग देखेंगे। एंड इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसका मतलब ऑल वैल्यू ऑफ, इस क्वांटिफायर का मतलब ऑल वैल्यू ऑफ, अच्छे से याद रखना है। उसी तरह से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या है, ये जो सिंबल है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, और इसको अपन लोग क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। याद रखिए ये सिंबल किसके लिए, देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका यूज किस तरह से करता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मैंने एक सेट लिया, क्या सेट लिया, ए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x इज लेस देन 6। अब देखिए मैंने एक कंडीशन डाला है कि x जो है वो a के अंदर से आता है, यानी कि x जो है वो इस a के अंदर की एलिमेंट्स है, ठीक है। और x के बारे में मैंने क्या बोला, क्या है वो 6 से छोटा है, यानी x जो है वो 6 से छोटा है। और इसके सामने मैंने एक क्वांटिफायर डाला है, क्या डाला है, फॉर ऑल। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है कि ऑल वैल्यू ऑफ, इसका मतलब जितने भी वैल्यू है x के इस a के अंदर वो सबके सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। याद से सुनिए कि x के जितने भी वैल्यू है इस a के अंदर, मतलब ऑल वैल्यू ऑफ x के ऑल वैल्यू ऑफ जो है a के अंदर, वो सबके सब वैल्यू इस कंडीशन को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग इस कंडीशन को सीधा सीधी फॉल्स बोल देंगे। अब यहाँ पे देखिए x इज लेस देन 6। अब देखिए ये क्या कंडीशन हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए 1 बिल्कुल, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है 6 से छोटा है, 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है 6 से छोटा, 4 भी और 5 भी, सबके सब मेरे सेटिस्फाई करेंगे, सबके सब क्या है, 6 से छोटे हैं। तो इसका मतलब अगर सभी के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। बट वही अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया रहता कि x इज लेस देन, इमेजिन कीजिए मैंने लिख दिया है 5। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू a, x मेरा a के अंदर से है। फॉर ऑल मतलब यहाँ पे इसके वजह से हमारे हर एक सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए x को क्या बोले, 5 से छोटा। 1 सेटिस्फाई किया, बिल्कुल किया, 2 भी किया, 3 भी किया, 4 भी किया। लेकिन क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल भी नहीं है ना। 5 तो हमारा 5 के इक्वल है। इसका मतलब ये 5 वाला जो एलिमेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। बाकी भले ही पूरे करते हो लेकिन एक ने नहीं किया तो हम लोग सीधा सीधे बोल देंगे ये कंडीशन क्या बन गया, मेरा फॉल्स बन गया। अब देखिए ये होता है हमारा क्या, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ध्यान में रहेगा। अब देखिए इसको हम लोग ऑल वैल्यू ऑफ, मतलब हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना कंपलसरी होता है। वही एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होता है, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है, सिंबल ये जो भी है हम लोगों ने पता है कि ये अभी अपने देखें कि ये सिंबल हमारा देयर एग्जिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे देखिए देयर एग्जिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है, कोई एक भी सेटिस्फाई हो गया तो काम बन जाएगा मेरा, हर एक सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने सेट लिया 1 2 3 4 5, सेम वही सेट हो गया। अब इस सेट में मैंने लिखा यहाँ पे x जो है वो a के अंदर से आता है,
सच दैट x इज एन ऑड नंबर, x मेरा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, लेकिन इसके सामने मैंने क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट। अब देयर एग्जिस्ट होने से मेरा हर एक सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी अगर सेटिस्फाई कर गया तो मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्या 1 मेरा ऑड नंबर बोले, ऑड नंबर बोले तो जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे क्या हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, एक सेटिस्फाई हो गया तो काम हो जाएगा। तो 3 सेटिस्फाई हो रहा है, हर एक सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगर हर एक सेटिस्फाई हो गया तो भी चलेगा, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा पूरे भी होता होगा तो चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, कोई तो एक तो हो रहा है ना कंडीशन को सेटिस्फाई, अब हो रहा है मतलब यही स्टेटमेंट मेरे लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब एक बात बताइए, अगर मैंने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट के जगह अगर मैंने यहाँ पे ऑल वैल्यू ऑफ वाला सिंबल डाल दिया तो क्या होगा। अब ऑल वैल्यू ऑफ वाला सिंबल डाल दिया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया x के जितने भी वैल्यू है वो सबके सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। किस कंडीशन को, x इज एन ऑड नंबर। अब मेरे को बताइए, सभी 1 ऑड नंबर बिल्कुल सेटिस्फाई किया, क्या 2 करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक ने भी फेल कर दिया तो हम लोग सीधा सीधे बोलेंगे अगर यही फॉर ऑल के लिए होता तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, हमारा फॉल्स हो जाता। तो ये फर्क है हमारा फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट में, ध्यान में रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, बहुत अच्छे से याद रखिए कि क्वेश्चंस है इसके बेस में। क्या है, ऑल वैल्यू ऑफ मतलब x के जितने भी वैल्यूज है सबके सब सेटिस्फाई होने चाहिए। देयर एग्जिस्ट बोले तो कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हो गया तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वांटिफायर, क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब इसके बाद होता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट कंटेनिंग क्वांटिफायर इज नोन एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सीधा सा लॉजिक है, जिस स्टेटमेंट के अंदर क्वांटिफायर हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलेंगे। जिस स्टेटमेंट के अंदर भी क्वांटिफायर दिख जाए हम लोग बोलेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। जैसे ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में ये था ऑल वैल्यू ऑफ, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट था, इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। मतलब जिस भी स्टेटमेंट में हमारा क्वांटिफायर हो वो हमारा क्या रहेगा, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट रहेगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, डुएल। अब डुएल क्या है, देखिए सीधा सा लॉजिक है, डुएल में एकदम चिंदी काम होता है, लेकिन फिर भी हमने देखे हैं कि पेपर में बच्चे गलतियां करते हैं। एकदम सिली चीज है लेकिन फिर भी गलतियां होते हुए दिख जाती है। देखिए क्या बोले, हम लोगों को पता है ये सिंबल किसका है, एंड का, ये सिंबल किसका है, और का। अब देखिए डुएल में क्या होता है, एंड और आपस में रिप्लेस होते हैं, मतलब इंटरचेंज होते हैं। देखिए अगर हमारे स्टेटमेंट में एंड दिखता है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे और पे, और अगर हमारे स्टेटमेंट में और दिखता है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे एंड में। वैसे ही अगर हमारे स्टेटमेंट में टी दिखता है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे सी पे, और अगर स्टेटमेंट में सी दिखता है तो उसको चेंज करेंगे हम लोग टी पे। सी और टी क्या है, तो सी और टी हमारा क्या होता है, सी बोले तो होता है कॉन्ट्राडिक्शन और टी बोले तो होता है हमारा क्या, टोटोलॉजी। वैसे ही अगर हमारे स्टेटमेंट में टी दिखता है, कैपिटल लेटर टी मतलब ट्रू और कैपिटल लेटर एफ मतलब फॉल्स, अगर हमारे स्टेटमेंट में टी दिखता है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे एफ पे, और अगर स्टेटमेंट में एफ दिखता है उसको हम लोग चेंज करेंगे टी पे। इससे ज़्यादा और कुछ कोई भी चीज़ चेंज नहीं करना, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैंने एक पैटर्न लिखा इस तरह से, निगेशन ऑफ पी implies Q and R और निगेशन ऑफ Q। अब मैंने इस तरह से एक स्टेटमेंट पैटर्न लिख दिया। अब मेरे को बताइए, अगर मैंने आपको इसको डुएल पूछा तो आप डुएल में क्या करेंगे, सीधा सा लॉजिक है, एंड मेरा और पे चेंज, और मेरा एंड पे चेंज, टी मेरा सी पे चेंज, सी मेरा टी पे चेंज, कैपिटल लेटर टी एफ पे चेंज, कैपिटल लेटर एफ टी पे चेंज। यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ मैं, इधर इस तरह से दे देता हूँ टी, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल लेटर टी दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने इसका डुएल पूछा, डुएल में क्या होगा, अब देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, निगेशन को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ उसी में करते हैं, ये निगेशन को चेंज कर देते हैं। निगेशन चेंज नहीं करना है हमको, बस जो बोले उन्हीं को चेंज करना। अगर मैंने इसका डुएल पूछा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके डुएल में, सबसे पहले निगेशन पी, इसके लिए कुछ नहीं बोले थे, एम्प्लाइज के लिए भी कुछ नहीं बोले थे, बस बोले किसके लिए थे, क्यू, एंड के लिए बोले थे, एंड दिखा तो उसको चेंज किस में करना, और पे। उसके बाद और दिखा तो उसको चेंज किस पे करना, एंड पे। उसके बाद निगेशन क्यों मेरा सेम, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। उसके बाद इम्प्लाइज, इसके लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था, बस चेंज किसको करना, टी दिखा तो इसको चेंज करेंगे हम काय पे, सी पे, और इस तरह से चेंज कर देंगे तो ये बन गया हमारा डुएल। बस इतना ही काम होता है। बहुत चिंदी है ना गाइस, ऐसा लग रहा है सर इसमें भी गलतियां करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इतनी सी चीज़ें बट इसमें भी गलतियां करते हैं बच्चे। गलती कहा, निगेशन वगैरह भी चेंज कर देते हैं। तो ये चेंजेस को ध्यान में रखना है कि जो बोला गया है बस वही चेंज होगा, उसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इतना हमको ध्यान में रखना है। चलिए गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का देखते हैं।
तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारे आगे का बेसिक्स देखते हैं। देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे अभी हम लोग हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स का निगेशन देखेंगे। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। प्रीवियस बोले तो बेसिक्स वाला लेक्चर में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब वहाँ पे देखिए उस बेसिक वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है देखिए, और यहाँ पे अभी हम लोग उनका निगेशन देखने वाले हैं। अब देखिए निगेशन किसका, सबसे पहले हम लोग कंजंक्शन का निगेशन देखें कि अगर इमेजिन कीजिए दो स्टेटमेंट मेरा एंड की मदद से जुड़ा है और अगर मेरे को उसका निगेशन करना रहा तो क्या होगा। तो ऐसे केस में बारी बारी से दोनों स्टेटमेंट को निगेशन लगेगा और एंड के बदले में क्या हो जाएगा और। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला होता है गाइस, बस ध्यान में रखिए कि अगर एंड में है हमारा स्टेटमेंट और उसके सामने निगेशन लग रहा है तो हमारा बारी बारी से दोनों स्टेटमेंट को निगेशन लगेगा, एंड का हो जाएगा और। वैसे ही अगला निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, अगर डिसजंक्शन का निगेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट P और Q है, सबसे पहले हम लोग इसका निगेशन करेंगे तो क्या होगा, बारी बारी से यहाँ पे भी दोनों को निगेशन लगेगा और के बदले में क्या हो जाएगा एंड। बड़ा ही सिंपल है ना गाइस, जैसे ये था वैसे ये है। एंड में एंड के बाहर निगेशन रहा, दोनों को बारी बारी से निगेशन एंड का और के बाहर निगेशन रहा तो बारी बारी से दोनों का निगेशन, बदले में बीच में क्या आ गया एंड। अगला निगेशन ऑफ निगेशन, अब ऑब्वियस सी बात है अगर एक को निगेशन रहा उसका डबल से निगेशन लगा तो निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया, क्या बचेगा P। अगर किसी स्टेटमेंट को निगेशन डबल बार हो गया तो निगेशन निगेशन उड़ जाएगा। अगला निगेशन ऑफ कंडीशनल, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अगर हमारा इफ देन वाले फॉर्म में मतलब इंप्लाइज वाले फॉर्म में हो दो स्टेटमेंट और अगर मेरे को उसका निगेशन करना हो तो यहाँ पे काफी यूनिक फॉर्मूला लगता है। देखिए हम लोगों का क्या होता है, पहला स्टेटमेंट जैसा कि वैसा, दूसरे स्टेटमेंट को लगेगा निगेशन और बीच में इंप्लाइज का क्या हो जाएगा एंड। काफी इंपॉर्टेंट है कि पहला स्टेटमेंट जैसा कि वैसा, दूसरे को लगता है निगेशन और इंप्लाइज का क्या होता है एंड। वैसे ही निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल में क्या होगा कि हमारा दोनों के दोनों स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे P डबल इंप्लाइज Q के सामने में निगेशन है तो क्या होगा, हम लोग एक बार लिखेंगे निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, उसके बाद लिखेंगे और निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। कैसा है, एक बार निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q मतलब सीधा, उसके बाद और देखें निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P मतलब उल्टा। अब यहाँ पे हमने अभी भी देखे P इंप्लाइज Q का निगेशन रहा तो क्या होता है P एंड निगेशन Q, यानी फर्स्ट टर्म जैसा कि वैसा, सेकंड टर्म को निगेशन इंप्लाइज का एंड। यहाँ पे भी देखो इंप्लाइज में उसके बाहर निगेशन, तो इधर भी वही सेम लॉजिक लगेगा, फर्स्ट टर्म जैसा कि वैसा, सेकंड को निगेशन इंप्लाइज का एंड। इधर भी वैसा ही, फर्स्ट टर्म जैसा कि वैसा, सेकंड को निगेशन इंप्लाइज का एंड। इस तरह से हमारा क्या बनता है, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल होता है। इसके बाद अगला, अब देखिए क्वांटिफायर्स के बारे में देखे थे तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स भी देखिए। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास कोई क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है और उसको हमको निगेशन बताना रहा, और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या क्या देखें, हम लोगों को पता है कि जिन स्टेटमेंट में हमारे पास क्या हो ऑल वैल्यू ऑफ देयर एग्जिस्ट, ऐसे टर्म्स हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे किसी स्टेटमेंट में अगर ऑल है तो उसका यानी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो गया, उसका अगर निगेशन करना रहा तो ऑल को रिप्लेस करेंगे हम किसके साथ, सम के साथ, और उसी तरह से सम को रिप्लेस करेंगे हम किसके साथ, ऑल के साथ। वैसे ही फॉर एवरी अगर दिखता है तो फॉर एवरी को रिप्लेस करेंगे देयर एग्जिस्ट के साथ और देयर एग्जिस्ट को रिप्लेस करेंगे फॉर एवरी के साथ। मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ये अपना जो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ था, ऑल वैल्यू ऑफ रिप्लेस होगा देयर एग्जिस्ट से और देयर एग्जिस्ट रिप्लेस होगा ऑल वैल्यू ऑफ से। तो ये हो गया हमारा निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डेली टाइम पे अपने पास कुछ बेसिक निगेशन पता होना चाहिए। जैसे ग्रेटर देन का अगर मैंने निगेशन बोला तो क्या होगा, तो ग्रेटर देन के निगेशन में या तो आप लेस देन इक्वल्स टू लिख सकते हैं या फिर नॉट ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं। वैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू के निगेशन में क्या लिखेंगे, लेस देन लिखेंगे या फिर नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, वैसे ही अगर लेस देन दिखता है तो लेस देन के निगेशन में या तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखेंगे या फिर नॉट लेस देन लिखेंगे, और वैसे लेस देन इक्वल्स टू के निगेशन में या तो ग्रेटर देन लिखेंगे या फिर नॉट लेस देन इक्वल्स टू। इक्वल्स टू के निगेशन पे नॉट इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू के निगेशन पे इक्वल्स टू। तो ये हो गया हमारा पूरा निगेशन वाला कंसेप्ट। थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है गाइस, सिर्फ ये 1.3 तक के लिमिटेड नहीं है, ये जो हमारे फॉर्मूलेज है ये इसके बाद अभी हम जितने भी कोशिश करेंगे अगले एक्सरसाइजेस में तो वहाँ पे भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। हम लोगों ने जैसे प्रूफ देखे थे, याद है आप लोगों को स्टेटमेंट पैटर्न्स का, जो कि हम लोग ट्रुथ टेबल की मदद से सॉल्व कर रहे थे। तो वही जो प्रूफ्स है तो वो हमको ट्रुथ टेबल की मदद से ना सॉल्व करके हम लोग को ये फॉर्मूलेज की मदद से भी सॉल्व करना
पड़ता है, तो वैसे टाइम पे भी हम लोग को ये फॉर्मूले काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगला है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, देखिए याद रखिए, पहले तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इफ देन वाले स्टेटमेंट को ही होगा। काफ़ी अच्छे से देखिए गाइस, ये जो तीनों के तीनों एक साथ जब आता है किसी क्वेश्चन में तो वो 3 मार्क के लिए अक्सर पेपर में दिख भी जाता है, तो थोड़ा अच्छे से देखिए। बस क्या है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कभी भी कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का रहा तो वो स्टेटमेंट हमेशा इफ देन के फॉर्म में होना चाहिए, तभी उसका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो स्टेटमेंट पहले तो इफ देन के फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद कन्वर्स करेंगे तो कन्वर्स में क्या होता है, देखिए P इंप्लाइज Q, इसका कन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, Q इंप्लाइज P। काफ़ी अच्छे से याद रखिए, कन्वर्स पे क्या होता है, P इंप्लाइज Q का कन्वर्स होगा Q इंप्लाइज P, मतलब सीधे का उल्टा हो गया। वैसे इनवर्स में क्या होगा, P इंप्लाइज Q का इनवर्स क्या होगा, यही सेम रहेगा, बस दोनों को बारी बारी से क्या लग जाएगा, निगेशन लग जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स। और वैसे ही अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोला तो क्या होगा, तो वही सेम रहेगा, मतलब बस उसको उलट देंगे, P इंप्लाइज Q का Q इंप्लाइज P, और बदले में दोनों को क्या लग जाएगा, निगेशन लग जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलेंगे। तो ये होता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। जब किसी क्वेश्चन में ये साथ में तीनों के तीनों पूछ लेते हैं तो वो 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। अगर 2 आ गया तो 2 मार्क का क्वेश्चन, अगर 1 आया तो 1 मार्क का क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इंप्लाइज वाले का ही होगा, ध्यान में रखिए, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्मूले से याद रख लिए, क्वेश्चन बड़ा ही चिंदी हो जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.3 के पहले के पूरे बेसिक्स कंप्लीट होते हैं। और गाइस ये बेसिक्स सिर्फ 1.3 पे ही नहीं, ये बेसिक्स हमारा 1.4 पे भी जरूरत पड़ेगा और साथ ही साथ 1.5 पे भी जरूरत पड़ेगा। तो इसको एज ए 1.3 के बेसिक्स की तरह ना देख के इसके बाद के रिमेनिंग जितना भी चैप्टर बचा है उन सब में ये बेसिक्स काम पे आने वाला है, उस हिसाब से देखिए। और गाइस इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए।